साथ मैं हूं विवेक। मुंबई बैठक से मोदी का विकल्प निकल पाएगा, ये सवाल है, आज का मुद्दा है। पूरे देश की निगाहें हैं कि भाई अगर कोई विकल्प मोदी के सामने अगर ताकत बटोर कर खड़े होने की अगर कोशिश कर रहा है तो देखना यह होगा कि दूसरी और इस बार तीसरी बैठक के बाद कुछ हो पाता है या नहीं, या फिर इनके जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, एक एक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कभी रूठ कर तो कभी किसी अन्य कारण से बहाना बनाकर निकलते जाएंगे। तो इस बार विशेष फोकस है खासकर मुंबई वाली बैठक पर। कल अहम बैठक होने वाली है, हालांकि आज गेट टुगेदर होगा, आज खान पान होगा, कुछ मेज पर बातचीत होगी, लेकिन कल की मीटिंग काफी अहम रखती है। आज हमारे साथ इस डिबेट में मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, बहुत स्वागत है। सारिका पासवान जी का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का स्वागत, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपीआर से। हिमराज राम जी का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। सबका एक साथ स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो मात्र 1.5 मिनट की होगी, और 1.5 मिनट की रिपोर्ट में आपको इस मीटिंग से जुड़ी हुई एक अच्छी संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी। मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के 28 दलों के नेता महामंथन कर रहे हैं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की 2 दिनों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मोदी सरकार के खिलाफ INDIA की गठबंधन की बड़ी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें गठबंधन का लोगो, पीएम का चेहरा, कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीट शेयरिंग, संयोजक, सामूहिक रैली, जनसंवाद, प्रवक्ता, हेड ऑफिस जैसे मुद्दे शामिल होंगे। 2 दिनों की बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा हो सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब तक इससे पहले हुई 2 राउंड की बैठक में भी इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, और अब मुंबई की बैठक में बड़े ऐलान का दावा किया गया है। मुंबई की बैठक से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान के दर पर आशीर्वाद मांगा। अब मुंबई की तीसरी बैठक कितनी सफल हो पाती है, इसी पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अशरफ काजमी और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को। हिमराज राम जी, प्रवक्ता जेडीयू से, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। कितनी उम्मीद है भाई, क्या कल बात बनेगी जो अभी संयोजक की बात पर, अध्यक्ष की बात पर, प्रधानमंत्री पद को लेकर, उम्मीदवार के नाम को लेकर के, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के, जो 10 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें इस बार सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा हम समझ रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे? निश्चित रूप से जो कल की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और इस पर जिन नेताओं को इसमें उपस्थित होना है लगभग सारे लोग उपस्थित हो गए हैं, और 28 दलों की ये बैठक हो रही है। और इससे पहले जो 2 बैठकें हुई, पहली बैठक पटना में हुई, उसमें जो उस समय के जो बिंदु थे उस पर बात हुई, चर्चा हुई, और फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जो उस समय के अनुसार जो बातें थी उस पर भी चर्चा हुई और उस पर निर्णय हुए। और तीसरी बैठक जो हम अभी तक करते आए हैं, जो इंडिया गठबंधन जो अपने कार्यकलापों से और जो लीडरान हैं सारे लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर जो कल बैठक होने वाली है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो सवाल हैं उन पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। बस आपके इसी निश्चित रूप को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपीआर से। मुन्ना जी, जरा बताइएगा ये निश्चित रूप से क्या कल होने वाला है, क्या लग रहा है निश्चित रूप से आपको? निश्चित रूप से वही होगा जो बेंगलोर से आने के बाद हुआ था विवेक जी। किसी के कुछ हाथ नहीं लगना है। लालू जी ने पहले संकेत दिया था, तो प्रधानमंत्री 6 बनने वाले और 10-12 संयोजक बनने वाले, 18-20 लोगों में से सब में कोई ना कोई तो पद चाहने वाले लोग हैं। यहाँ होना कुछ नहीं है, और इस बार अंतिम झटका लगेगा नीतीश कुमार जी को। बड़ी प्रेम से वो आ जाएंगे और उसके बाद अपनी राह वो अलग करेंगे। मैं आज बता रहा हूं बड़ी दावे के साथ में, क्योंकि देखिए यह स्वार्थों के गठबंधन है और मुंगेरी लालों का जमावड़ा है। वहां पर
सब कोई कुछ न कुछ अपने बारे में, माया नगरी है ना मुंबई, वहां पर सब सपने लेकर गए हैं। एक आध दो का पूरा होता है, बाकी तो अधूरा ही रह जाता है। अब सब लोग जो वहां पे जुटे हैं, कहीं भी हालत देख लीजिए। नीतीश कुमार जी खुद का इलाज कराने के लिए मोतियाबिंद का, आपको तो याद होगा विवेक जी, दिल्ली से करवा के लौटे हैं और स्वस्थ हो गए। अब इनको पकड़ लिया है मोतियाबिंद और उसका इलाज ये खोजने गए हैं मुंबई में। अब मोतियाबिंद का इलाज तो उनको मिलेगा गांव के सड़कों पे, गांव के गलियों में, और वो खोज रहे हैं वहां पे जाके। बिहार में तो आप कहीं घूमते नहीं है, बिहार के लिए कुछ करते नहीं है। बिहार में रोज हत्या और अपराध हो रहे हैं, बिहार में रोज बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो देखिए ना कि सभी के छुट्टियों को काट करके, रक्षाबंधन के जैसे महान पर्व में छुट्टियों को रद्द करके अपनी छुट्टी मनाने के लिए वो ग्रैंड है, आप मुंबई में जाते हैं। किस तरह के आप परिभाषित कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने आप को? आप अपनी छुट्टी मना रहे हैं, आप तो गैर जिम्मेदार है। जातीय जनगणना पर अगर आपको स्कूलों की इतनी ही फिक्र थी, बच्चों की इतनी ही फिक्र थी, तो आपको तो भाई स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए था। आप शनिवार को, रविवार को भी छुट्टी आप उसको एडजस्ट करके कर सकते थे। और नहीं तो अगर इतने ही आप रहते फिक्र, तो फिर जातीय जनगणना में जो शिक्षकों को आप लगा रहे हैं ना, आप उसमें उसको नहीं लगाते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहन और भाई काफी दुखी हैं रक्षाबंधन के दिन, और उसकी आह जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लोगी। हालांकि एक मोतियाबिंद तो सुना था, ये मोतियाबिंद भी नया आ गया है मार्केट में, इसको समझ। हमारे साथ सारिका जी हैं। सारिका जी, ये जो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी की खासियत है, ये जो ढूंढ कर लाते हैं, ये पूरे देश में दौड़ता है। तो हमें जरा बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं कुछ नहीं होगा, अब तो मोतियाबिंद भी हो गया, तो ऐसे में तो धुंधलापन बढ़ जाएगा। मैं धीरेन्द्र जी को मोतियाबिंद का एक और नाम दे देती हूँ। मदारी और जमूरे वाली लड़ाई जो है ना देश में चल रही है, और जिन्होंने मदारी की तरह पूरे देश को खेल दिखाया, कर्तव्य दिखाया, आज उनके कर्तव्य से पूरे देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। आज देखिए इंडिया का निर्माण का, देखिए उसका इफेक्ट देखिए ना, कि सिलेंडर के भाव 200 कम हो गए, हालांकि और 600 कम होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में पेट्रोल के भी दाम कम होंगे, डीजल के भी दाम कम होंगे, और अन्य भी चीजों की, वस्तुओं की दाम कम होंगी। और ये है इंडिया का साइड इफेक्ट। आज बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। आज बीजेपी के पास कुछ और नहीं है बात करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगी आपके इस स्टूडियो से, हमारे तमाम जो यहाँ भाई बंधु, हमारे प्रवक्ता गण आए हुए हैं, इंडिया का निर्माण का उद्देश्य जो है ना, मोदी जी को पुनः सत्ता में नहीं आने देना है। और हमारे साथ पूरी देश की जनता खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हो चुका है कि 2024 में भाजपा मुक्त, मोदी मुक्त भारत निश्चित रूप से बनने वाली। और यही कारण है, लेकिन उससे पहले छोटा सा उदाहरण जो धीरेन्द्र मुन्ना ने दिया कि बिहार में भाई बहनों को ये रक्षा सूत्र मुक्त जो आपने कर दिया, इसका क्या होगा? आप तो यहां से शुरुआत कीजिए। अगर मैं बिल्कुल नहीं, ये क्यों? राजनीति तो पब्लिक के लिए होती है ना भाई, आम जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए सभी लोग तो यही कहते हैं। यहां पर जो चीजें हो रही है, एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर के है, सवाल इस बात को लेकर के है कि संयोजक की बात पर नहीं, ये कैसे आप लोग कुछ किसी निष्कर्ष पर निकल कर आएंगे, हमें वो जानना है। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है वो एक्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही लागू किया गया है, और उसमें साफ साफ उल्लेख है कि 220 दिन की अनिवार्य जो है ना बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। और उसमें सरकार का काम करते हुए ये लिखा हुआ है क्या कि सरकारी काम करते हुए? तो यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। 17 साल के सत्ता में 15 साल बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ रही, तब आप चाटुकारिता के धागे से आपने अपने मुंह में टाके लगवा लिए थे। 1 साल से हम सरकार में हैं, तो ऐसा क्या था कि अगर बीजेपी कहेगी तभी आप सुनेंगे मुख्यमंत्री, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। तो बदलाव के लिए कई बार ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं विवेक जी, और ये आप लोग बराबर बीजेपी का इंतजार करते हैं। नहीं, ये जेडीयू की भी शिकायत है कि बीजेपी ने कहा नहीं, तो उनकी बुद्धि से चलेंगे क्या? हाँ धीरेन्द्र जी, हाँ 30 सेकंड भाई। हाँ देखिए, मैं जवाब दे 30 सेकंड में। ये जो करप्शन और कलेक्शन वाला जो कोलैबोरेशन बना है ना, नया गठबंधन, करप्शन और कलेक्शन वाली सरकार, लालू प्रसाद जी के साथ जो अनैतिक गठबंधन हुआ है ना, उसी के तुष्टीकरण के लिए इस तरह का काम हुआ है। जो नेशनल डीलर ऑफ अडानी, जिन्होंने पूरे देश की संपत्ति को अपने डीलरों के हाथों बेच दिया। अरे आपने जमीनी मुद्दों को लीजिए, डीलरों के हाथों बेच दिया। आपने देश के लोगों की भावनाओं को बेच दिया।
आपने जो झंडा देश में, बदलेंगे। आपको पता है लोगों कि बदलेंगे वर्ल्ड हंगर विवेक जी, इंडेक्स में भारत लेकिन का क्या इनके जगह पास है? लोग मैं कहाँ धीरेन्द्र है? जी आपसे पूछना वोट चाहती कहाँ से हूँ, लाएंगे? मैं उन लोगों से पूछना गठबंधन चाहती बनाने हूँ से जो वोट भारत नहीं की मिलता आजादी है। को मानते इन ही लोगों नहीं को है, समझाइए जो जरा। मानते ही नहीं है कि देश हमारा आजाद हुआ। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, इस आप बार भारत की मैं कह आजादी रहा को हूँ, झुठला रहे हैं। इस बार आपने खेला देश ना के होगे, 80 करोड़ लोगों इस को बार मुख्यमंत्री झमेला पे होगे। सोने पे विवश कर दिया, उसको आप झुठला रहे हैं। ठीक है, तो देश की बीजेपी, महंगाई ठीक है, को तो झुठला बीजेपी रहे से भी हैं। जरा चल, देश में नहीं बीजेपी मनीष पांडे को क्यों छोड़िएगा? तो फिर मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी, आरजेडी जेडीयू का ये कहना है कि इस बार हम किसी निष्कर्ष पर आएंगे। धीरेन्द्र मुन्ना ये कहते हैं खेला नहीं झमेला हो जाएगा इस बार, और एकजुटता की बात तो दूर ही रखने दीजिए। तो हमें जरा बताइए, कोई विकल्प नजर आता है? आप लोग भी तो देख रहे होंगे ना अपने टेरेस से उस तरफ जहां पर मीटिंग होने वाली है। एक बहुत बड़ा एक महाजुटान हो रहा है, वो फुटेज हमने दिखाई भी है। तो हमें जरा ये बताइए, कुछ लग रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि भाई कुछ भय है, तभी तो ये बराबर कुछ न कुछ, कभी रसोई गैस के दाम में कटौती कर दे रहे हैं, कभी कुछ और करेंगे, भविष्य में भी कुछ और करेंगे। ये क्यों लग रहा है? क्यों ये भय का सूचक है? क्या है ये? विवेक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बिहार के उन बहनों को मैं अपने दिल से बधाई भी दे दूं, और उनको जो समस्या आज हुई रक्षाबंधन के दिन में अपने भाइयों तक पहुंच, मैंने आपके ही चैनल पे कई शिक्षकों की भी पीड़ा देखी है, और उन्हें कुछ ऐसे शब्द भी बोले, हो सकता है कल उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटका दिया जाए, क्योंकि कुछ शिक्षकों ने डायरेक्ट अपर मुख्य सचिव के ऊपर सवाल खड़े किए। मैंने आपके चैनल पे ही देखा, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि उनके ऊपर कल ये सरकार जो है, निरंकुश सरकार जो है, वह अनुशासन की जो तलवार की जो कार्रवाई है वो लटकाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ठीक है, अच्छा है, आप भाई चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट वाले लोग आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात अगर कह रहे हैं नीतीश जी के साथ, तो वो भी 15-14 वर्षों में बिहार में एनडीए सरकार नहीं लाया था, नहीं तो गाय और जानवर बांधे जाते थे स्कूलों में, सबको पता है। विकल्प पे आ जाइए, विकल्प पे आ जाइए। क्या मोदी का विकल्प आपको नजर आता है? क्या है? मैं विषयांतर नहीं होऊंगा, मैं विषयांतर नहीं होऊंगा। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि जैसे गाड़ियां जाती है शोरूम में सर्विसिंग के लिए, तो वहां सर्विसिंग में बताया जाता है कि 3 बजे ले जाइएगा, 4 बजे ले जाइएगा। लेकिन जब एक्सीडेंटल गाड़ी जाता है सर्विसिंग सेंटर में, शोरूम के अंदर में बनने के लिए, तो उसके बनने का कोई टाइम नहीं दिया जाता है कि कब तक हम बना के दे देंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंजन खोलता है तो पिस्टन खराब, तो कभी क्रैंक खराब, तो कभी लाइनर खराब, तो कभी बॉडी खराब, तो कभी चेचिस खराब। ये जो गठबंधन की जो बैठक हो रही है, जी बोले मनीष जी को आ रहे हैं, सारिका जी आ रहे हैं। ठीक है सारिका जी इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपने पूछा अभी, इसलिए मैं इस विषय पे कह रहा हूँ। जी बोलिए। आपने अभी पूछा कि क्या होगा कल, और अभी मुन्ना जी ने संजय बोला कि हाँ वही होगा जो पिछले 2 बैठकों में हुआ था। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ कि यह एक्सीडेंटल गाड़ी है, इन्होंने यूपीए का श्राद्ध क्रम किया है अभी, और उसके बाद ये INDIA वाली गाड़ी को जो एक्सीडेंटल है, इसको शोरूम के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी मैं शुभकामना दूंगा इस बैठक को, इस गठबंधन को, कि लड़ाई थोड़ा सा सामने वाला थोड़ा मजबूत होता है तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पहले वाली बैठक बिहार वाली तो पोस्टपोन्ड हो गई थी, आपको याद होगा। दूसरी बैठक जो है वह हुई थी, तीसरी बेंगलुरु में हुई थी। अब मुंबई में मैं आपको बता दूं कि आप ही लोग चला रहे हैं खबर में कि अब ममता जी भी उम्मीदवार हो गई प्रधानमंत्री की, अब जो है शरद पवार भी उम्मीदवार हो गए, केजरीवाल भी उम्मीदवार हो गए। तो इनके यहाँ उम्मीदवार की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक्सीडेंटल गाड़ी है, और आने वाले समय में के लिए जा रही है। ठीक है, एक एक करके कि आ भी नहीं पाएगी, शोरूम के अंदर ही सड़ जाएगी। ये इस समय का हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ये बात पूरी तरीके से ठीक है। रुकिए मनीष भाई जरा रुकिए, तो मनीष पांडे जी जरा रुक जाइए। ना कुछ बचा हुआ है, आप पहले उन विषयों पे बात कीजिए ना। देखिए लेकिन हमारा एक सवाल है, सारिका जी हमारा एक सवाल है, सुनिए सारिका जी, आप जिस 2 मीटिंग्स का जिक्र कर रही हैं, उस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ ये सबने देखा। दूसरी मीटिंग में क्या हुआ, कौन लौट कर आया, वो आपने देखा। भाई हम तो खड़े थे ना, हम तो एयरपोर्ट पर खड़े थे कि बैठक के बाद जब आएंगे आप कुछ कहेंगे, हम न्यूज चलाएंगे। हमें तो कुछ नहीं मिला, एक बाइट भी नहीं मिली, खिड़की का शीशा भी नहीं उतरा। हम तीसरी बैठक में हम क्या उम्मीद लगाएं ये बताइए। ठीक है, जाता हुआ फुटेज अच्छा लगता है, जो लोग जा रहे थे बहुत आनंदित थे,
लालू जी सिद्धि विनायक मंदिर चले आए, सिद्ध करके ही आएंगे। हमें जरा बताइए ये कितना आसान होगा। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ा कुनबा है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन किसी एक चीज पर, किसी एक बात पर सहमति, और जो आपकी चुनौतियां हैं अलग अलग प्रदेशों में, एक चुनौती रहे तो कोई बात हो ना। वहां तो लोग आनंदित थे, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन किस निष्कर्ष पर आप दावे के साथ आप क्या कह सकती हैं? आज जेडीयू पार्टी के जो प्रवक्ता है वो दावे के साथ कह सकते हैं कि कल हम फाइनल निष्कर्ष पर आने वाले हैं। अगर ऐसा है तो कहिए, ताकत है तो कहिए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, पूरे ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कहना चाह रही हूं, महागठबंधन की तरफ से मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, एक ऑथराइज प्रवक्ता होने के नाते आपको यह कहना चाह रही हूं, हमारी जो महागठबंधन महापंचायत, ये जो तीसरी बैठक महाराष्ट्र में हो रही है, तमाम एजेंडे, तमाम जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल, अरे भाई आप बंद रखिए ना, आपका तो पता ही नहीं है। हम तो नहीं, पता तो सबका है। देखिए सारिका जी, टुकड़े हैं, मुझे सारिका जी पता तो सबका है। बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? बीजेपी ने आज तक जब भी चुनाव वो लड़े हैं, उन्होंने किन विषयों पे लड़ा है? हमेशा अपनी नाकामयाबियों पे उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने पहले गोधरा कांड के नाम पे चुनाव लड़ा, लोग पसंद कर रहे हैं तो नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि ये पीछे वाली गेट से पास हो रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें कहां कोई आवाज उठाएगा? इतने बड़े नंबर के साथ पास हो रहे हैं। क्या उन्होंने कभी इंडिया का नाम लेने में भी शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी को। 24 में पहले, अरे 24 देश का नाम से नफरत है, इंडिया से नफरत है बीजेपी को, और ये बात ये देश के लिए क्या करेंगे जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी को भी पता है। अच्छा ठीक है, अब लड़िए मत, सुनिए, अब लड़िए मत, एक एक करके हमारे देखिए रिएक्शन सबका लेना है। ठीक है सारिका जी, आप दमदार प्रवक्ता है, रुकिए। ठीक है, हम एक एक करके आते हैं, एक एक करके। मनीष भाई, हम आप ही से शुरू करते हैं, 30 सेकंड का वक्त देंगे। हाँ मनीष भाई। मैं कुछ नहीं, मैं एक सवाल करूंगा। ममता बनर्जी के लोगों ने कहा कि ममता जी को पीएम बनना चाहिए, अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पीएम बनना चाहिए। रुक जाइए, डिबेल मत कीजिए, डिबेट हाँ ठीक है, मत कीजिए भाई। मैं यहाँ दोनों प्रवक्ता बैठे हैं भाई, बिहार की अस्मिता की बात है, दोनों बिहार की राजनीति करते हैं, इनको ना महाराष्ट्र में कुछ मिलना है ना। ठीक है, छोटा सवाल। हाँ भाई, क्या राजद यह मांग करेगी कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहिए? चलिए बताइए सारिका जी। जवाब अगर टीएमसी के लोग कह रहे हैं, अगर अच्छा ठीक है, रुक जाइए, अब ले लीजिए। अरे भाई, जी, इतना गंभीर प्रश्न आपने मनीष पांडे जी पूछा, तो उसी गंभीरता के साथ उसको सुन भी लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए। आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, चाहे हमारे गठबंधन की कोई भी दल हो, किसी के लिए भी ये आवश्यकता या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में कौन होगा। तो लीजिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसको क्लियर कर रही हूं। हमारे लिए मुद्दा है मोदी मुक्त भारत करना, हमारे लिए मुद्दा है बीजेपी मुक्त भारत करना, और उस मुद्दे पे हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस मुद्दे पे बीजेपी मुक्त भारत 2024 में करना है, मोदी जी को पूरा सत्ता में नहीं आने देना है, उसके लिए हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल पूछा, उसका उत्तर दे देती सारिका जी। एक छोटा सा सवाल उन्होंने पूछा, उसका उत्तर क्या आरजेडी की तरफ से पूरी तरह से दमदार तरीके से नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से संबंधित पैरवी होगी मजबूती से या नहीं होगी? अच्छा विवेक जी बताइए, जब हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है, नहीं हमारे लिए जो मुद्दा है, अरे आपके लिए मुद्दा है, चलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, ये मुद्दा आरजेडी के लिए नहीं है या फिर ठीक है आते अब दूसरा मुद्दा नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे तरफ से ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना जी। अच्छा ठीक है मनीष भाई हो गया, मनीष भाई अच्छा जमा करिए ना, सवाल जमा कर लीजिए। ठीक है, समय कम है। हाँ मुन्ना जी। देखिए आज मैं बहुत दुखी हूँ विवेक जी, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन में मैं अपनी बहन को मिस किया हूँ, राखी पहुंचाकर, चूंकि शिक्षिका है इसलिए वो नहीं आई। अब मैं आ जाता हूँ कि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा राजद करे। अरे जो आदमी एमपी बनने का जिसको लाला पड़ा हुआ है, कभी फूलपुर देखता है, कभी कोई और सीट देखता है, वो पीएम, जस्ट उल्टा समझिए ना, एमपी और पीएम बनने का कहीं कोई बात है? और वो भी कौन कौन देश बनाने चल रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। लालू प्रसाद जी संवैधानिक रूप से सजा याफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार पिछले 18 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं।
अरे कुछ होना जाना है कि 10 ठो लूल्हा मिल के और एक तो दूल्हा बन सकता है विवेक जी। ये सब प्योर कोरी बातें हैं, केवल लोगों को अरे भाई हम कह रहे हैं कि अगर मान लिया कि दूल्हा किसी को बनाना हो तो मैं बोलूं आप लोगों को, अरे बोलने के बाद सबसे पहले तो आप व्यक्तिगत मत होइए धीरेन्द्र कुमार जी। क्या है वजूद क्या है, पहले आप अपने अच्छा ठीक है शांत रहिए। अरे मौका दे रहे हैं, आ रहे हैं हेमराज जी, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, रुकिए। हाँ पूरी कीजिए। अच्छा रुकिए भाई, बारे में सोचने का कहाँ मौका है? अरे धीरेन्द्र भाई अभी अरे गांव की बोली बोलते हैं। हाँ देश की जनता देख रही है। अच्छा ठीक है बस। हाँ ना आपके पास झंडा है, आप बोल रहे हैं कि झंडा बदल लेंगे। हाँ। आप बोल रहे हैं झंडा बदल लेंगे। क्या है? अरे हमको अरे एक करके बोलिए, देखिए फिर आवाज हौच पौच हो जाएगी। हाँ अरे आप लोगों को आपका गाड़ी फंस गया। लगता है हमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना पड़ेगा। कल की बैठक हो जाने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ सामने हो जाएगा। दूल्हा कौन होगा और दूल्हे का इंतजार तो सब लोग कर ही रहे हैं कि भाई कौन होगा। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि जो बारात निकलती है दूल्हा सेहरा पहना होता है खिड़कियों से और वो छतों से, सभी लोग देखना चाहते हैं कि कब ऐसे चेहरा को हटाएगा और दूल्हे का चेहरा नजर आएगा। तो INDI में कुछ ऐसा ही है, लेकिन सभी चाहते हैं कि भाई दूल्हा तो हो, दूल्हा देखने में कैसा है, उसकी ताकत कैसी होगी, कैसे वो सामने मोदी के खड़ा होगा, ये सारी चीजें। लेकिन कल की मीटिंग और उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार पूरे देश को है कि INDI का सिरमौर कौन होता है, नेतृत्व किसके हाथ में, अध्यक्ष कौन होता है, संयोजक कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।